हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेड एक्सेल। दिस इज गीतांजलि राठौर। तो बच्चों, अपन स्टार्ट कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें अपन हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को पढ़ चुके हैं। मगर इस चैप्टर में अपन ने क्या करा था, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपन ने उसके रिएक्शन मैकेनिज्म को समझा था, और ऐसे ही अपन 12th की पूरी ऑर्गेनिक को समझने वाले हैं। जब भी किसी चैप्टर को पढ़ेंगे, उसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है पहले उसको समझेंगे, और उसके बाद ही बच्चों चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपन सबसे पहले एक कोट के साथ में, कोट क्या है बच्चों, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। मतलब आपको सिर्फ अपने आप पे बिलीव रखना है, तो आपने आधी जर्नी तो पार कर ली है। मतलब आपका जो बिलीव है आपके ऊपर कि आप इस चीज़ को कर लोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप नीट 2025 दे रहे हो और आपको अगर बिलीव है कि आप नीट 2025 को एक ही अटैम्प्ट में क्लियर कर दोगे, तो आपने आधे से ज़्यादा काम कर दिया है। अब सिर्फ आपको मेहनत करनी है, और मेहनत करने के लिए ही तो ये सीरीज चल रही है आपके लिए, नीट प्रारंभ सीरीज। इसका बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। इसमें पूरा डिटेल लेक्चर मिलेगा, सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे, तो इसका बहुत अच्छी तरीके से यूज करो। फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। तो अगर बात करें बच्चों, आज अपन अल्कोहल फिनॉल ईथर की बात करने वाले हैं, और इसके अंदर अपन क्या समझने वाले हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म को। तो आज जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि अपन ने हेलो एल्केन और हेलो एरीन में अपन ने SN2 SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ ली थी, और वहीं पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो भी समझ लिया था। ठीक है, तो अगर सब्स्टिट्यूशन इस चैप्टर में आएगा तो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। बात करेंगे यहाँ एलिमिनेशन की। सबसे पहली चीज होगी अल्फा एलिमिनेशन, फिर बीटा एलिमिनेशन, फिर यूनिमॉलिक्यूलर विच इज ऑल्सो नोन एज E1, एंड देन E2 बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एलिमिनेशन को समझेंगे बच्चों। और अगर एलिमिनेशन की बात करें तो यहाँ पर लिख रखा है, दीज रिएक्शन आर ब्रॉट अबाउट एलिमिनेटिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम द सबस्ट्रेट। मतलब आप क्या करोगे, किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में से क्या करोगे, ग्रुप्स को एलिमिनेट करोगे, और उससे जो आपको मिलेगा वही आपका एलिमिनेटिंग प्रोडक्ट होगा, एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट होगा। तो यहां पर आप एक चीज लिख सकते हो, व्हेन टू और मोर ग्रुप्स एलिमिनेट, जब दो या दो से ज्यादा ग्रुप एलिमिनेट होते हैं फ्रॉम अ कंपाउंड, देन जब दो ग्रुप एलिमिनेट होंगे तभी एलिमिनेशन होता है। तो देन एलिमिनेशन अकर्स। तो एलिमिनेशन कब होता है बच्चों, जब दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स एलिमिनेट होते हैं। उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। तो ये चीज अपन को समझ में आ गई कि एलिमिनेशन क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों बात करते हैं किसकी, कि एलिमिनेशन कितने टाइप का होता है। तो एलिमिनेशन दो टाइप का आपको मेनली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पर बोल रखी है कि एक होता है अल्फा एलिमिनेशन। क्या होगा, अल्फा एलिमिनेशन। फिर आपको यहाँ पर दे रखा है बीटा एलिमिनेशन। क्या दे रखा है, बीटा एलिमिनेशन। मतलब दो तरीके के आपको मेनली एलिमिनेशन देखने को मिल रहे हैं, एक अल्फा और बीटा। अब यहाँ पर दिक्कत ये है, मैम अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है। तो आइए समझते हैं। जब भी अपन किसी एल्कीन की बात करते हैं और उससे कोई हैलोजन ग्रुप अटैच होता है, तो उसको अपन बोल देते हैं अल्फा पोजिशन। अल्फा कौन सा कार्बन होगा, जिससे डायरेक्टली एक हैलोजन अटैच है, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। अल्फा को मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर से ही लिख देती हूँ, ये अल्फा होता है और ये बीटा होता है। अल्फा का मतलब ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्टली क्या है, हैलोजन अटैच है। तो अब कोई भी बात करें अल्फा की, समझ जाना है अल्फा का मतलब है जिससे हैलोजन अटैच है। तो अल्फा एलिमिनेशन का मतलब क्या है, जब इस कार्बन से एलिमिनेशन हो रहा होगा। और बीटा एलिमिनेशन का मतलब, जो सेकंड जो आपका है बीटा एलिमिनेशन, उसका मतलब है जरूर इस कार्बन से एलिमिनेशन हो रहा होगा। इस कार्बन पे आपके हाइड्रोजन होते हैं मेनली, या हाइड्रोजन या कोई भी ग्रुप है तो वो एलिमिनेट हो रहा होगा। यहाँ पर अपन हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन का एलिमिनेट कराएंगे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अगर बच्चों एलिमिनेशन हाइड्रोजन और हेलोजन का हो रहा है तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन को अगर आप बहुत बार क्या करते हो, अटैच करवाते हो, रिमूव करवाते हो, बस दोनों का साथ में हो रहा है तो हाइड्रोहेलोजिनेशन, उस टर्म को अपन बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें और समझे कि कितने टाइप के आपके रिएक्शन मैकेनिज्म, बच्चों आइए बात करते हैं यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन की, कि एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो होती क्या है ये तो अपन ने देख लिया, जब दो से ज्यादा ग्रुप
क्या हो रहे हो, एलिमिनेट हो रहे हो, तो उसी को आप बोल देते हो एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसके अपन ने दो टाइप्स पढ़े हैं, और वो दो टाइप कौन से हैं बच्चों, एक तो होता है आपका कौन सा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन, और एक होता है बीटा एलिमिनेशन। दो तरीके के एलिमिनेशन आपको मेनली देखने को मिलते हैं। एक को क्या बोला जाता है, अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा को एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, इसका एक और नाम क्या था, इसको बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं, 1-1 एलिमिनेशन। देख लो भाई, अगर यकीन नहीं है तो देख लो, यहाँ पर लिख रखा है 1-1 एलिमिनेशन। आपको पता है 1-1 पोजीशंस क्या होती है, कार्बन की पोजीशन होती है, मतलब जरूर जो एलिमिनेशन है वो एक ही कार्बन से कराया होगा, इसलिए 1-1 लिखा है। यहाँ पर लिखा है 1-2 एलिमिनेशन, मतलब जरूर एलिमिनेशन में 2 कार्बन इन्वॉल्व होंगे, इसलिए लिखा गया है। इसका मतलब यहाँ से एक और चीज क्लियर हो गई, और वो क्या है कि जब भी अपन अल्फा एलिमिनेशन की बात करेंगे तो वहां पर जो एलिमिनेशन है वो किससे हो रहा होगा, एक ही ग्रुप से हो रहा होगा। किससे हो रहा होगा, एक ही कार्बन से और एक ही साइड से हो रहा होगा। तो आप इसको लिख सकते हो व्हेन एलिमिनेशन अकर्स फ्रॉम सेम साइड। जब एलिमिनेशन क्या है, एक ही जगह से हो रहा है या एक ही कार्बन से हो रहा है, तो उसको बोलते हैं 1-1 या अल्फा एलिमिनेशन। और दूसरा एलिमिनेशन होता है बच्चों आपका बीटा एलिमिनेशन। और दूसरा नाम क्या है भाई इसका, बीटा एलिमिनेशन को एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम क्या है बच्चों, 1-2 एलिमिनेशन। मतलब यहाँ पर 2 कार्बन इन्वॉल्व होंगे। कैसे कार्बन, 2 कार्बन, इसीलिए पोजीशन दे रखी है। एक की पोजीशन है क्या, 1, एक की पोजीशन है क्या, 2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, व्हेन एलिमिनेशन अकर्स नहीं, आप इसको क्या लिखोगे, व्हेन एलिमिनेशन बच्चों बीटा एलिमिनेशन क्या है, व्हेन एलिमिनेशन अकर्स फ्रॉम 2 डिफरेंट साइड्स। जब 2 डिफरेंट साइड से एलिमिनेशन होगा तो उसको बोलेंगे अल्फा, क्या बोलेंगे, बीटा एलिमिनेशन। और 1-2 एलिमिनेशन जब एक ही कार्बन से होगा तो क्या बोलेंगे, अल्फा एलिमिनेशन। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आइए डिटेल में बात कर लेते हैं अल्फा एलिमिनेशन की, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आए। और आपको पता है कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इसकी रिएक्शन। क्या देखनी पड़ेगी, रिएक्शन, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं अल्फा एलिमिनेशन की। इसमें मान लो आपने क्या करा है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड वाला कार्बन लिया है, एक तरफ आपने लगाया है हाइड्रोजन, एक तरफ लगाया है क्लोरीन, ठीक है। अब दूसरी तरफ आपको 2 ग्रुप लगाने थे, आपने पीएच ग्रुप लगा दिए। पीएच ग्रुप मतलब बेंजीन की रिंग है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, आपको अल्फा एलिमिनेशन कराना है। और अपन ने देखा था अल्फा एलिमिनेशन कहाँ होता है, सेम साइड से होता है। एलिमिनेशन कहाँ से हो रहा है, सेम साइड से हो रहा है। मतलब जरूर हाइड्रोजन और जो हेलोजन है वो निकल रहा होगा, मगर कहाँ से, दोनों सेम ही कार्बन से निकल रहा होगा। इस कार्बन पे आपको हाइड्रोजन भी दिख रहा है, हेलोजन भी दिख रहा है, तो जरूर इसी कार्बन से दोनों चीजें निकल रही होगी। पर आपको पता है हाइड्रोजन को निकालने के लिए आपको भेजना पड़ेगा एक बेस, और ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेकर भाग जाएगा। बेस क्या करता है भाई, हाइड्रोजन को लेकर भाग जाता है। अब क्या हुआ, जैसे ही यह हाइड्रोजन लेकर जाएगा, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में जो है वहां पर क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जो माइनस चार्ज होगा वो एंटी बॉन्डिंग में आ जाएगा। अब एंटी बॉन्डिंग में आएगा तो ये जो क्लोरीन ग्रुप है इसके ऑपोजिट जो ग्रुप होगा, क्लोरीन ग्रुप के ऑपोजिट जो ग्रुप होगा वहां से एलिमिनेशन होगा। मतलब इसके ऑपोजिट तो ये पीएच रिंग है, तो ये पीएच रिंग क्या करेगी, इसकी एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करेगी। मतलब एक चीज क्लियर हो गई, जब जब एंटी बॉन्डिंग में अटैक करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एंटी माइग्रेशन करना पड़ेगा। एंटी एलिमिनेशन नहीं होगा, एंटी माइग्रेशन होगा। ये ग्रुप क्या हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है। और अगर यहाँ पर एक चीज आ रही है तो दूसरी चीज जा रही होगी, मतलब ये क्लोरीन जरूर यहाँ से निकल रहा होगा। और इस पूरे प्रोसेस में जो बच्चों आपका बॉन्ड, यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो होगा अल्काइन। क्या मिल जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, पीएच यहाँ आ जाएगा और एक पीएच यहाँ आ जाएगा।
तो क्या चाहिए था भाई, एल्कीन था, और एल्कीन से क्या मिल गया, एल्काइन मिल गया। ये सारी रिएक्शन अपन ने हाइड्रोकार्बन में पढ़ी है, और मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया कि भाई मैकेनिज्म क्या है इस पूरी रिएक्शन का। तो अब जो चीज़ है वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि भाई क्यों हुआ है, क्या हुआ था उस टाइम पे जो अपन ने पढ़ा था, वो क्या रिएक्शन थी। आइए बच्चों समझते हैं इसका मैकेनिज्म। क्या समझते हैं, इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म के बिना रिएक्शन को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो सबसे पहले तो ज़रूर जब आपको ये रिएजेंट मिला है C डबल बॉन्ड C HCl और यहाँ पर 2 pH ग्रुप है, तो ज़रूर इसमें सबसे पहले आया होगा बेस। बेस क्या करेगा, सबसे पहले आएगा और हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा। देखो भाई, सबसे पहले आया था, हाइड्रोजन को लेकर भाग गया। जैसे ही हाइड्रोजन को लेकर जाएगा तो ज़रूर यहाँ पर क्या हो रहा होगा, जैसे ही हाइड्रोजन को लेकर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। हाइड्रोजन निकल चुका है, क्लोरीन अभी तक भी वहाँ पर है, और ये 2 pH ग्रुप यहाँ पर है। अब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इस क्लोरीन को धक्का दे रहा होगा कि तू निकल भाई, तू निकल, पर उस धक्के के लिए किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो सपोर्ट बनेगा ये pH, क्योंकि ये इसके एंटी में है। देखो मैं दोनों को यहाँ पर सर्कल इसलिए कर रही हूँ ताकि आप इस बात को याद रखो कि दोनों एंटी ग्रुप थे। इसकी एंटी बॉन्डिंग में इसका अटैक होगा, और अटैक होकर यहाँ से ये क्लोरीन भी बाहर निकल जाएगा। जैसे ही क्लोरीन बाहर निकलेगा तो नया आपको यहाँ पर प्रोडक्ट दिखेगा जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन है। अब देखो यहाँ से एक pH उठा है, pH उठ के दूसरे कार्बन पे गया है, मतलब ज़रूर इस पे पॉजिटिव आया होगा। अब इस पे क्या हुआ है, इसका तो नेगेटिव ऑलरेडी था, बस ये क्लोरीन निकल गया, तो यहाँ पर भी pH, यहाँ पर भी pH। अब आपको पता है जब भी पॉजिटिव नेगेटिव दिख जाए तो क्या करते हैं, एक बॉन्ड बना देते हैं, मतलब इनके बीच में बॉन्ड बना होगा, जिससे आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है जो कि क्या है, एल्काइन। तो पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको स्टेप वाइज समझा दिया कि पूरे मैकेनिज्म में क्या हुआ था। सबसे पहले क्या होता है, बेस इस हाइड्रोजन को लेकर जाता है, फिर नेगेटिव चार्ज बनता है। नेगेटिव जो होता है वो एंटी बॉन्डिंग के यहाँ पर अंदर होता है, एंटी बॉन्डिंग से यहाँ पर क्या होता है, पीएच का अटैक होता है, और पीएच के अटैक से इसके एंटी में ही जो ग्रुप होगा वो अटैक करेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएंगे और फाइनली आपको अल्काइन मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने के लिए बोलूँ जो अपन ने देखे हैं अल्फा एलिमिनेशन में, बच्चों अल्फा एलिमिनेशन के अलावा इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं फ्रिस्ट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रिस्ट रिएक्शन। ये भी आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। तो आपने देख लो अभी तक 3 नेम पढ़ लिए हैं, कौन कौन से है भाई, एक तो हो गया अल्फा एलिमिनेशन, एक हो गया 1-1 एलिमिनेशन, और एक हो गया फ्रिस्ट रिएक्शन। ठीक है, तो ये तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं। इसमें होता क्या है, आइए इसके स्टार पॉइंट्स लिखते हैं। अपन हर एक रिएक्शन के कुछ स्टार पॉइंट्स लिखते हैं, तो इसके स्टार पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला स्टार पॉइंट बच्चों यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पूरा मैकेनिज्म हो रहा है उसमें 1-1 एलिमिनेशन हो रहा है, मतलब जो एलिमिनेशन हो रहा है वो एक ही साइड से हो रहा है। तो आप लिख सकते हो मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 1-1 एलिमिनेशन। मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, एक ही कार्बन से एलिमिनेशन हो रहा है, 1-1 एलिमिनेशन हो रहा है। ब्रैकेट में लिख सकते हो सेम साइड से हो रहा है एलिमिनेशन। ठीक है, सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका स्टार पॉइंट है कि यहाँ पर एंटी ग्रुप का माइग्रेशन होता है। देखा था आपने, क्लोरीन के जो एंटी ग्रुप होगा वो माइग्रेट होगा, तो वही आ गया एंटी ग्रुप माइग्रेशन टेक्स प्लेस। किसका माइग्रेशन होता है, एंटी ग्रुप का। अब एंटी ग्रुप लिखने से काम नहीं चलेगा, किसी का भी एंटी बना दोगे, हाइड्रोजन का एंटी बना दोगे, नहीं। क्या करना है, यहाँ पर आपको एक पॉइंट को ब्रैकेट में लिख देना है, हैलोजन एंटी किसके होगा, हैलोजन के एंटी होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, हैलोजन का एंटी जो ग्रुप होगा उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही होगी। ठीक है, अब बच्चों ऐसा करते हैं, जब भी किसी रिएक्शन को पढ़ते हैं उस कॉन्सेप्ट को जब तक क्लियर नहीं कर पाते, जब तक कि उसके क्वेश्चन सॉल्व ना हो, तो आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जो अपना पूरा फ्रिस्ट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर कर लेते हैं। तो अगर क्वेश्चंस की बात करें बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन
यहाँ पर मैं आपको देती हूँ, मान लो आपने एक एल्कीन लिया, यहाँ पर वही हाइड्रोजन क्लोरीन लोगे क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन को निकालना है, उनको तो लेना जरूरी है। यहाँ पर आपने ली एक बेंजीन की रिंग, ठीक है, मान लो यहाँ पर आपने ली एक बेंजीन की रिंग, यहाँ पर आपने एक और बेंजीन की रिंग ली, मगर उसमें थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया कि उसमें एक OCH3 ग्रुप, जिसको क्या बोलते हैं, OMe ग्रुप भी बोलते हैं, वो लगा दिया। अब मैंने यहाँ पर आपको दो डिफरेंट ग्रुप क्यों दिए हैं, पीएच में तो अपन ने देख लिया था कि किसी को भी ट्रांसफर करो नहीं समझ में आएगा कि कौन ट्रांसफर हो रहा है, जब दो डिफरेंट ग्रुप लोगे तभी इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। अब यहाँ पर लोचा ये आता है कि आपको जब भी एग्जामिनर ये क्वेश्चन देगा दो तरीके के प्रोडक्ट देगा, एक में इस ग्रुप को यहाँ देगा और एक में इस ग्रुप को यहाँ देगा। तो आपको समझना क्या है कि क्लोरीन के एंटी कौन सा है और वही ग्रुप माइग्रेट हो रहा होगा। ये रहा क्लोरीन, क्लोरीन के कौन सा एंटी है, पीएच, तो जरूर यहाँ पर इसके एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर कौन आ रहा होगा, इस पीएच ग्रुप का अटैक हो रहा होगा। और इस पीएच ग्रुप का अगर अटैक हो रहा है बच्चों, तो जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा वो होगा तो अल्काइन, पर इस तरफ क्या आ जाएगा, एक बेंजीन की रिंग आ जाएगी, और इस तरफ यहाँ पर एज इट इज क्या रहेगा आपका OCH3 ग्रुप वाला जो बेंजीन है वो यहाँ पर टिका हुआ रहेगा। मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि कौन सा ग्रुप एलिमिनेट हो रहा है, एंटी ग्रुप, और आपको हमेशा इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बस याद रखना है हैलोजन के एंटी वाला ग्रुप ही क्या करना है, एलिमिनेशन करवाना है। आइए इसका ऑपोजिट केस भी देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ही दूर हो जाए कि दूसरा केस क्या हो सकता है। तो अगर मैं दूसरे केस की बात करूँ बच्चों, तो मान लो आपको यहाँ पर अगेन सेम H और Cl, मान लो सेम ही पूरा दे दिया, किसी भी एक सिचुएशन को यहाँ पर सेम रहने दो। मान लो यहाँ पर ये बेंजीन है और यहीं पर बेंजीन के साथ में क्या लगाया हुआ है, OCH3 ग्रुप लगाया हुआ है। अब क्या कर दिया, सिर्फ इन दोनों को रिवर्स कर दिया, क्लोरीन को ऊपर कर दिया, हाइड्रोजन को नीचे कर दिया। अब आपको वही चीज समझनी है जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि क्लोरीन के एंटी ग्रुप को देखना है। मतलब अगर ये क्लोरीन है तो इसका एंटी ग्रुप ये हो जाएगा। तो इस बार क्या होगा, रिवर्स आंसर देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर तो होगा बेंजीन, यहाँ पर होगा C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर आ जाएगा आपका OCH3 वाला बेंजीन। कौन सा बेंजीन, OCH3 वाला। तो देखो कैसे दो प्रोडक्ट बन गए। तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना कि क्लोरीन के एंटी कौन सा है, उसी का माइग्रेशन करवाना है। देखो एंटी बॉन्डिंग अब यहाँ बनेगा, अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकला है तो यहीं पर अटैक होगा, ठीक है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इसी साइड से अटैक करेगा, इसीलिए अपन हमेशा क्लोरीन का अपोजिट देख रहे हैं। एक और क्वेश्चन कर ले क्या भाई, इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। और मान लो यहाँ पर आपने दूसरे क्वेश्चन में ले लिया फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ठीक है, डबल बॉन्ड पे यहाँ पर कार्बन था, आपको पता है कार्बन पे हाइड्रोजन और क्लोरीन लगाना तो जरूरी है, ठीक है, क्वेश्चंस की बात करी जा रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन लगाना जरूरी है। नाइट्रोजन ले लिया और नाइट्रोजन के पास यहाँ पर आपने ले लिया पीएच, ठीक है। अब आपने क्या करा है, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही दे रखा है, आपको पता है क्लोरीन के ऑपोजिट क्या है, पीएच है। मतलब जरूर यहाँ से जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो पीएच इसकी एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करेगा। और आपके लिए तो क्वेश्चन को करना बहुत इजी हो गया कि भाई यहाँ पर नाइट्रोजन पे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आ रहा होगा और पीएच इधर शिफ्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर यहाँ पर दिक्कत जब आएगी जब इसी क्वेश्चन का अपन रिवर्स ले ले, मान लो यहाँ पर कार्बन है, ये पीएच है, और यहाँ पर क्या दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया, और हाइड्रोजन और क्लोरीन की पोजीशन को शिफ्ट कर दिया, क्लोरीन इधर हाइड्रोजन इधर, इसी का रिवर्स केस दे दिया, क्लोरीन को ऊपर कर दिया, हाइड्रोजन को नीचे कर दिया। अब आप बोलोगे मैम क्लोरीन के तो यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं है एंटी में, मतलब कोई रिएक्शन नहीं हो रही होगी। नहीं, बिल्कुल बच्चों, एक चीज ध्यान रखनी है, जब जब नाइट्रोजन की बात होगी तो भाई यहाँ पर लोन पेयर भी तो देखोगे। क्या देखोगे नाइट्रोजन के केस में, लोन पेयर, और आपको पता है लोन पेयर जरूर यहाँ पर इसके एंटी में होगा। तो अब अगर बात करें एंटी ग्रुप की, तो इस क्लोरीन के एंटी ग्रुप कौन सा है, लोन पेयर। तो इसका मतलब कौन जाएगा भाई, यहाँ से एंटी बॉन्डिंग में भी लोन पेयर का ही अटैक होगा। और अगर लोन पेयर का अटैक होगा तो जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा बच्चों वो होगा N ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि लोन पेयर का अटैक हुआ है, और पीएच यहाँ पर एज इट इज रहेगा। तो देखो दो डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स देखने को मिले हैं। कैसे एलिमिनेशन करना है, सिर्फ एंटी ग्रुप का माइग्रेशन करना है। और यहीं पर जो अपना अल्फा एलिमिनेशन था उसके सारे केसेस अपने देख लिए हैं, कैसे क्वेश्चन सोल्व होंगे आपको अब तक क्लियर हो गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जो अपना दूसरा बच्चों रिएक्शन है
जो कि किसके बारे में बताता है, अल्फा बीटा एल्यूमिनेशन, और जिसको आप सिर्फ, क्योंकि एक अल्फा बोल रहे हो तो दूसरे को बीटा ही बोलना पड़ेगा, जिसको बीटा एल्यूमिनेशन भी बोलते हैं। और उसका नाम क्या है, अल्फा बीटा, क्योंकि एक कार्बन जो होता है, मान लो ये अल्कीन है, ठीक है, तो इसकी तरफ से एक X होगा, एक यहाँ पर H होगा, तो एक तरफ से H जाएगा, एक तरफ से X जाएगा, और फिर एल्यूमिनेशन होगा। दो डिफरेंट साइड से एल्यूमिनेशन हो रहा है, आपको पता है, जिससे हैलोजन अटैच होता है उसको अल्फा बोलते हैं, उसको उसके पास वाले को बीटा बोलते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं, अल्फा बीटा एल्यूमिनेशन। क्या बोल रहे हैं, अल्फा बीटा एल्यूमिनेशन। तो बच्चों यहाँ तक अपन ने पूरी रिएक्शन पढ़ ली है कि अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है। तो आइए समझते हैं बीटा एलिमिनेशन को। तो जब अपन बात करेंगे बच्चों बीटा एलिमिनेशन को, तो इसको जाना जाता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन के नाम से, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो आपका कार्बन कार्बन ग्रुप है उसमें से एक X जा रहा होगा और ज़रूर से एक हाइड्रोजन जा रहा होगा। क्या होगा, एक तो यहाँ से इस X का एलिमिनेशन हो रहा होगा और इस हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा होगा, क्योंकि HX जाता है, और इस वजह से यहाँ पर जरूर एल्कीन फॉर्म हो रही होगी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एलिमिनेशन है वो दो डिफरेंट कार्बन से हो रहा है। आपको पता है जिस पे भी हैलोजन अटैच होता है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा, उसके पास वाले को बोलते हैं बीटा। हेंस इस रिएक्शन को अपन क्या बोल रहे हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। या फिर अगर मैं इस कार्बन को 1 दूं नंबरिंग तो इसको 2 दूंगी, इसीलिए 1-2 एलिमिनेशन बोल रहे हैं। तो यही बच्चों अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं, जब अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, अल्फा बीटा, या फिर आप इसको नाम देते हो बीटा एल्यूमिनेशन। क्या होता है बच्चों, ये बीटा एल्यूमिनेशन। अब बीटा एल्यूमिनेशन क्या है भाई, आइए इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। बीटा एल्यूमिनेशन क्या है, व्हेन क्या हो रहा है, एल्यूमिनेशन जब एक क्या हो रहा है, डिफरेंट साइड से हो रहा है। व्हेन एल्यूमिनेटिंग ग्रुप, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, व्हेन एलिमिनेशन अकर्स, कहां से हो रहा है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन अकर्स फ्रॉम डिफरेंट साइड। और डिफरेंट साइड को आप एक और नाम से जानते हो बच्चों, जब कार्बन दो डिफरेंट जगह से निकल रहा हो, आपको पता है उसको विस्नल भी बोलते हैं। तो बहुत बार ये भी देखने को मिलेगा विस्नल साइट, जब क्या हो रहा है, एलिमिनेशन क्या हो रहा है, दो अलग अलग कार्बन से हो रहा है, विस्नल कार्बन से हो रहा है, तो उसको बोल देंगे एलिमिनेशन फ्रॉम विस्नल साइट। मतलब मान लो ये आपका कार्बन था, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी में यहाँ पर कुछ होगा और यहाँ पर आपका हैलोजन है। अब आपको पता है कि जिससे हैलोजन अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। तो आपको यहाँ से ज़रूर पता होगा कि आपने सबसे पहले हाइड्रोजन का आपको क्या करना है, निकालना है। हाइड्रोजन को निकालना है तो सिर्फ बेस को डाल दो, और यहाँ पर ये जो बेस है ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेके चल जाएगा, और फिर यहाँ पर इस हैलोजन का भी क्या हो जाएगा, हैलोजन भी निकल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी एक एल्कीन। क्या फॉर्म हो जाएगी बच्चों, एक एल्कीन बन जाएगी। और इसी एल्कीन को आप क्या बोल दोगे, इस पोजीशन से क्या हुआ है, अल्फा बीटा से एलिमिनेशन हुआ है, इसलिए इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। 1-2 पोजीशन, अगर मैं इसको 1-2 दे दूं तो 1-2 पोजीशन से एलिमिनेशन हुआ है, इसलिए 1-2 एलिमिनेशन बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है, अल्फा से ये डिफरेंट है क्योंकि बीटा पोजीशन भी इन्वॉल्व है, इसीलिए बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आइए बच्चों इसकी बात करते हैं, और इसके कितने टाइप्स होते हैं ये भी देखते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपन बात करें किसकी, अल्फा बीटा एल्यूमिनेशन की, तो बच्चों इसके टाइप्स देखने को मिलते हैं अपन को। इसके टाइप्स होते हैं 4 टाइप्स की होती है। टाइप्स कितने होते हैं, 4 होते हैं टाइप, जिसमें से 2 अपन आज डिस्कस करेंगे और 2 अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर अपन उन 4 टाइप की बात करें, ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला तो है, जिसकी मैंने जब आपको टॉपिक बता रही थी तब भी बताया था, सबसे पहला टाइप क्या है बच्चों, जिसको बोलेंगे बायोमोलिक्यूलर एलिमिनेशन। अपन ने जब SN1 SN2 पढ़ी थी तो अपन ने क्या बोला था, उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, बायोमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसको SN2 बोल दिया था। सेम यहाँ पर बायोमोलिक्यूलर एलिमिनेशन हो रहा है और इसको क्या बोल देंगे, E2 बोल देंगे। वहाँ पर SN लिखा था, यहाँ पर क्या लिखेंगे, E2 लिखेंगे। तो बायोमोलिक्यूलर एलिमिनेशन को जानते हैं E2 के नाम से, शॉर्ट में क्या लिखेंगे,
E2। वैसे ही अगर यूनिमॉलिक्यूलर हो रहा है तो उसको लिख देंगे E1। क्या लिख देंगे? यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, जिसको किस नाम से जाना जाता है? एक और नाम से जाना जाता है, बोलते हैं E1 मैकेनिज्म या E1 एलिमिनेशन। फिर यहाँ पर थर्ड आता है, जैसे अपन ने SN में पढ़ा था SNI मैकेनिज्म, यहाँ पर भी होता है EI मैकेनिज्म। इसका मतलब जो मैकेनिज्म है उसमें ज़रूर कुछ इंट्रामॉलिक्यूलर हो रहा होगा, इसीलिए I आया है। तो उसको क्या बोल देंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, इसीलिए इसका नाम EI होता है। और यहीं पर बच्चों फोर्थ टाइप का एलिमिनेशन अपन को देखने को मिलेगा अल्फा बीटा के अंदर, और वो फोर्थ टाइप क्या है? E1CB, जो आपको वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में नहीं देखने को मिला था, वो है E1CB। E1CB क्या है भाई? एलिमिनेशन हो रहा है, यूनिमॉलिक्यूलर है मगर कॉन्जुगेट बेस इन्वॉल्व है, तो आप इसको क्या लिखते हो? यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस। एल्यूमिनेशन कैसा हो रहा है? यूनिमॉलिक्यूलर और कॉन्जुगेट बेस इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको बोलते हैं E1CB। और बच्चों ये मान लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी अपन एल्यूमिनेशन की बात करते हैं तो एल्यूमिनेशन के अंदर अपन 4 टाइप के एल्यूमिनेशन देखते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं भाई 4 टाइप के? E1, E2, EI और EI1CB, जिसमें से आज जो अपन 2 पढ़ने वाले हैं वो 2 कौन से हैं? E1 और E2। जैसे अपन SN1 SN2 की बात करी थी, वैसे ही E1 और E2 होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं बच्चों E1 और E2 मैकेनिज्म को। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है E1 मैकेनिज्म, ठीक है। तो बच्चों जब अपन बात करते हैं E2 मैकेनिज्म की, तो E2 मैकेनिज्म क्या होता है? बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन। इसको एक और नाम से जाना जाता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि HX निकाल रहे हैं तो इसको बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखो यहाँ पर आपने एक बेस डाला है OH-, ये बेस क्या करेगा? इस H को निकाल रहा है, और फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? नेगेटिव बन रहा होगा। ये नेगेटिव क्या करेगा? यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बनाने के लिए क्लोरीन को हटाना पड़ेगा, जिससे आपको एक एल्कीन मिल चुकी है। क्या मिल चुकी है? एल्कीन। तो बच्चों अगर अपन इसी मैकेनिज्म को देखें, जिसको क्या बोलते हैं? E2 मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? E2 मैकेनिज्म। अगर इस E2 मैकेनिज्म को डिटेल में समझें तो आइए बात करते हैं E2 मैकेनिज्म की। किसकी बात करते हैं बच्चों? E2 मैकेनिज्म की, कि क्या होता है भाई ये E2 मैकेनिज्म। तो आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? आपने लिया है एक कार्बन कार्बन एल्केन, ठीक है। यहाँ पर है हैलोजन, ठीक है, यहाँ पर कोई वैलेंसी होगी, और यहाँ पर है हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या डाला होगा? ज़रूर से आपने एक बेस डाला होगा, ताकि ये हाइड्रोजन जो है ये आपका पीछा छोड़ दे भाई। तो हाइड्रोजन को हटाने के लिए बेस डाला होगा। बेस डालते ही यहाँ पर क्या होगा? जैसे ही हाइड्रोजन हटेगा नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, और यहाँ से ये हैलोजन हट रहा होगा, और हैलोजन हटेगा और यहाँ पर नेगेटिव आ रहा होगा। आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलाकर क्या बना लेंगे? एल्कीन बना लेंगे, और यहाँ से आपको मिल जाएगा एक एल्कीन। पर यहाँ पर इन्वॉल्व होता है क्या? एक ट्रांजिशन स्टेट। जैसे जब अपन ने SN2 रिएक्शन पढ़ी थी तो अपन ने देखा वहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, वहाँ पर क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है। सेम वे यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर भी कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और वो जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या है? मतलब जब क्या हो रहा होगा? मान लो ये आपकी एल्केन ग्रुप है, ठीक है। जब यहाँ पर क्या हो रहा होगा? ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा होगा, क्योंकि बेस का जो बॉन्ड है वो बन रहा है। बेस क्या कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाकर इसको लेकर जाना चाहता है। तभी क्या हो रहा होगा? मान लो यहाँ जो 2 हाइड्रोजन है उसको मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर भी देख लो भाई, जो 2 हाइड्रोजन है उनको वेज डैश पे रख दो, ठीक है, ताकि किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ही ना हो कि भाई क्या चीज़ है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। सेम ऐसा करो भाई इस केस में, यहाँ के भी जो 2 ग्रुप है, 2 वैलेंसीज हैं, उनको आपने एक को रख दिया हाइड्रोजन और दूसरे को भी रख दिया हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर भी दोनों हाइड्रोजन है, ये तो कोई अंधा भी देख के बता देगा कि भाई हाइड्रोजन ही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? जहां से ये बॉन्ड टूट रहा है उसी टाइम पे सेम ये वाला बॉन्ड भी टूट रहा होगा,
और आपको पता है ट्रांजिशन स्टेट यही होती है जब किसी ने आपको यहाँ से भी खींचा और यहाँ से भी खींचा, मतलब आप बीच के ट्रांजिशन स्टेट पे आ चुके हो। वैसा ही यहाँ पर हो रहा होगा, जब ये बॉन्ड टूट रहा है उसी सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली ये वाला बॉन्ड जुड़ रहा होगा। देखो ये वाला बॉन्ड टूट रहा था, ये वाला बॉन्ड भी टूट रहा है, और ये वाला जो बॉन्ड है बच्चों, इसको मैं वाइट से बताऊंगी, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। दोनों बॉन्ड साथ में क्लीव हो रहे हैं और एक नया बॉन्ड आकर जुड़ रहा है। इसी की वजह से ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। और आप क्या बोलते हो यहाँ पर E2 मैकेनिज्म इसलिए बोलते हो बच्चों क्योंकि ज़रूर से इसकी जो रिएक्शन की रेट है उसमें क्या हो रहा होगा, दोनों ही चीज़ें साथ में हो रही है। तो यहाँ पर रिएक्शन की रेट के लिए आप लिख दोगे कि दोनों ही चीज़ें इन्वॉल्व है, RX भी इन्वॉल्व है और साथ ही में क्योंकि यहाँ पर बेस भी आ रहा है तो बेस भी इन्वॉल्व है। आपको पता है जब जब अपन ने SN2 की बात करी थी वहाँ पर भी सेम चीज़ बोली थी कि अगर एक ही ट्रांजिशन स्टेट है तो यहाँ पर तो 2 स्टेप है ही नहीं, मतलब दोनों चीज़ों को लेना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर आ गई, सेम SN2 की तरह ही यहाँ पर क्या है, E2 है। इसके स्टार पॉइंट्स लिखते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि अपन क्या बातें कर रहे हैं। E2 मैकेनिज्म, इसके स्टार पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला स्टार पॉइंट तो हो जाएगा, ये कैसा मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। तो बोल दोगे भाई क्या हो रहा है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। SN2 के लिए भी सेम बोला था, सिंगल स्टेप है, सेम E2 है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, फिर इसी का बच्चों सेकंड पॉइंट है, अगर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है मतलब कि यहाँ पर कोई कार्बोकेटायन कार्बोनायन बना ही नहीं है। हालांकि जैसे ये हाइड्रोजन जाता है इस पे आना चाहिए था क्या, पार्शियल पॉजिटिव, है ना। पार्शियल पॉजिटिव तो इसलिए बना रही क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब अगर ये हाइड्रोजन जाता तो इस पे क्या आता, सॉरी नेगेटिव। तो बच्चों इस पे आता जरूर से क्या चार्ज आता है इस पे, अगर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ आता है नेगेटिव, और हेलोजन जाता तो यहाँ आता पॉजिटिव। मतलब यहाँ पर किसी तरीके का कार्बोकेटायन कार्बोनायन बना ही नहीं है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बना है। इसीलिए अपन क्या बोल देंगे, सेकेंड लाइन जो हो जाएगी वो हो जाएगी नो इंटरमीडिएट फॉर्म। ऐसा ही SN2 में भी हुआ था कि वहाँ पर कोई कार्बोकेटायन नहीं बना था, यहाँ पर भी नहीं बनता, तो लिख देते हो नो इंटरमीडिएट फॉर्म, कोई इंटरमीडिएट बना ही नहीं है भाई। फिर आपका बच्चों यहीं पर थर्ड स्टेप आता है, अगर इंटरमीडिएट नहीं बना है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन ही होता है मेनली, तो रीअरेंजमेंट भी होगा, नहीं होगा नो रीअरेंजमेंट। अगर इंटरमीडिएट नहीं बना तो रीअरेंजमेंट भी नहीं हुआ है। फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो सिंस क्या हो रहा है, अपन ने रिएक्शन की रेट देख ली है। सिंस अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो वो किस पे डिपेंड है, सिंगल स्टेप है। मतलब जब ये बॉन्ड टूट रहा है, जब ये बॉन्ड टूट रहा है CX बॉन्ड, तभी ये बॉन्ड भी टूट रहा है और तभी ये वाला डबल बॉन्ड भी बन रहा है। मतलब यहाँ पर दोनों ही चीज़ें इन्वॉल्व है, RX भी इन्वॉल्व है क्योंकि CX बॉन्ड टूट रहा है, और साथ ही में यहाँ पर एक बेस भी आ रहा है। तो बेस कितना ईजीली हाइड्रोजन को लेके जाए इस पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए दोनों ही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी कि रेट क्या है, 2 चीज़ों पर डिपेंड है। और मैंने SN2 में भी बताया था कि SN2 का मतलब स्टेप वाइज नहीं होता, कि SN2 का मतलब है मतलब 2 स्टेप हो रही है, नहीं, उसका मतलब था सिंगल स्टेप हो रही है। बस उसकी जो रेट है उसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व है, इसीलिए उसको E2 या SN2 नाम देते हैं। यहाँ पर भी E2 नाम दिया गया है। E2 का मतलब कोई स्टेप वाइज से नहीं है। E2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर रिएक्शन की जो रेट है उसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक तो RX है और एक क्या है, एक तो RX है और एक बेस है। बस इन्हीं 2 चीज़ों के लिए यहाँ पर इसको 2 जो नंबरिंग दी गई है वो दी गई है। स्टेप ये सिंगल स्टेप है, इस चीज़ को याद रखना कि दिस इज सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। क्या याद रखना है कि ये एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है। तो यहीं पर अपना रेट वाला पॉइंट आ गया। मतलब आप लिख सकते हो हैंस कॉल्ड बायोमोलिकुलर, 2 चीज़ें इन्वॉल्व है, इसीलिए इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, बायोमोलिकुलर।
क्या बोलते हैं बच्चों, बायोमोलिक्यूलर। और यहीं से इसका एक और पॉइंट बन जाता है, वो पॉइंट क्या होगा कि यहाँ पर क्या होता है, अगर ये बायोमोलिक्यूलर है तो सेकंड ऑर्डर भी होगा। इसकी रेट में दो चीज़ें हैं, इसीलिए आप क्या बोल रहे हो इसको, सेकंड ऑर्डर। ये सब चीज़ें आप कब पढ़ोगे भाई, जब आप पढ़ोगे काइनेटिक्स, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्यों मैं इसको सेकंड ऑर्डर बोल रही हूँ, क्योंकि रेट में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो आप उसको बोल देते हो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर भी आ जाएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कैसा ऑर्डर रिएक्शन है ये, सेकंड ऑर्डर। जब भी अपन SN2 SN1 की बात करते थे तो वहाँ पर अपन बताते थे कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो इन्वर्जन बनेगा या रिटेंशन बनेगा। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं आती। यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है, ये मैंने हाइड्रोकार्बन में भी समझाया है, सैडजेफ और हॉफमैन वाले बनते हैं। कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, सैडजेफ और हॉफमैन वाले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सैडजेफ प्रोडक्ट बनता है। और सैडजेफ प्रोडक्ट क्या है मैं अभी आगे समझाने वाली हूँ, चिंता वाली कोई बात नहीं है। ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड जो प्रोडक्ट होता है उसको सैडजेफ बोलते हैं। तो सैडजेफ प्रोडक्ट डोमिनेट ओवर हॉफमैन प्रोडक्ट। सैडजेफ प्रोडक्ट अगर बनेगा तो वो हमेशा हॉफमैन प्रोडक्ट पे डोमिनेट करेगा। हॉफमैन प्रोडक्ट कैसा होता है, ऐसा प्रोडक्ट जो लेस सब्सटीट्यूटेड हो। क्योंकि यहाँ पर एल्कीन बन रही है तो आपको पता है एल्कीन में ये दोनों चीज़ों की बात की जाती है कि सैडजेफ क्या होता है और हॉफमैन क्या होता है। तो अगर सैडजेफ की बात करें, मैं अगर इसको समझाना चाहूँ तो सैडजेफ बच्चों ऐसी एल्कीन है जो बहुत ज़्यादा, जिसमें अल्काइल ग्रुप है। मान लो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है उसे सैडजेफ बोल देते हैं। और इसी के कंपैरिजन में अगर आप ऐसी ग्रुप की बात करो जहां पर दोनों तरफ हाइड्रोजन है, सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, तो आप उसको बोल दोगे वो हॉफमैन प्रोडक्ट है। तो इसको क्या बोल दोगे, ये तो हो जाएगी सैडजेफ और ये वाली हो जाएगी हॉफमैन। तो डिफरेंस क्या है दोनों में कि एक ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है और एक लेस सब्स्टिट्यूटेड है। और यहाँ पर क्योंकि एल्कीन डेवलप हो रही है तो सैडजेफ प्रोडक्ट ही डोमिनेट करेगा हॉफमैन। तो हॉफमैन कब डोमिनेट करेगा ये भी पढ़ेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, पर जब उसकी ज़रूरत होगी तभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पर बात करते हैं और समझते हैं कि एलिमिनेशन कैसा हो रहा है। जैसे जब अपन ने अल्फा एलिमिनेशन की बात की तो बोला था कि एंटी ग्रुप माइग्रेशन हो रहा है। यहाँ पर अगर देखोगे बच्चों, मैकेनिज्म को देखोगे तो आपको दिख रहा है एक ग्रुप जो है X वो यहाँ है, एक ग्रुप जो H है वो यहाँ है, मतलब एंटी एल्यूमिनेशन हो रहा है। तो यही अपना नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एंटी एल्यूमिनेशन। एलिमिनेशन हमेशा एंटी होगा, जिस तरफ से X जा रहा होगा उसी तरफ से हाइड्रोजन भी जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इस मैकेनिज्म की अगर बात करूँ तो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है, X है, यहाँ पर 3 H थे, पर मैंने कौन से वाले H को निकाला है, जो इसके एंटी है। मतलब एंटी एलिमिनेशन होगा, जिस तरफ से X जा रहा होगा उसी तरफ से H जाएगा, जिस तरफ से H जा रहा होगा उसी तरफ से X जाएगा। तो एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। और यहीं पर बच्चों आप एक और चीज़ लिख सकते हो कि जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, अगर ट्रांजिशन स्टेट के रिस्पेक्ट में बात करूँ, ये भी एंटी पेरिप्लेनरी बन रही है। यहाँ से भी ये ग्रुप जुड़ रहा है, निकल रहा है, यहाँ से भी ये ग्रुप निकल रहा है, तो इसको आप बोलते हो एंटी पेरिप्लानर ट्रांजिशन स्टेट। एंटी पेरिप्लानर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही है। क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, आपको बताना है E2 मैकेनिज्म में। कहाँ, E2 मैकेनिज्म में। और आइए अब लास्ट में बात करते हैं इसके पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम की। किसकी, E2 मैकेनिज्म के पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम की, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाना है बच्चों, जिसको PE डायग्राम भी बोलते हैं, और अपन ने SN2 SN1 के केस में भी ड्रॉ करना सीखा था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ जब भी कोई चैप्टर पढ़ो, जैसे अगर आप ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको हेलो एल्केन हेलो अरीन्स को पढ़ना होगा, GOC को पढ़ना होगा, इस चीज़ के इंपॉर्टेंस को समझना होगा। अगर अपन को मैंने बताया भी था कि जब भी आप क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम बनाते हो, तो अगर कोई ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, मतलब इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, मतलब जो स्लोप बनेगा उसमें कोई डाउनफॉल नहीं आएगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पर आपने स्टार्ट करा है और यहाँ से एल्कीन बनी है, प्लस BH निकल जाएगा, बेस के साथ में हाइड्रोजन उसको मिल गया, वो खुश है, और ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट। तो यही इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं बच्चों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पर जो आपको क्या मिल रहा है, ट्रांजिशन स्टेट मिल रही है ना, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो
ट्रांजिशन स्टेट विल हैव फॉलोइंग कैरेक्टर। अब कौन कौन से कैरेक्टर है इसकी बात मैं भी आपको बना के समझाती हूँ कि भाई ट्रांजिशन स्टेट में कौन कौन से कैरेक्टर है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि E2 में अगर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है तो उसके क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन यहाँ पर बात करें तो 3 तरीके के ट्रांजिशन स्टेट अगर आपको देखने को मिलेगी। आपको पता है यहाँ से तो X जा रहा होगा ज़रूर, और यहाँ से ये हाइड्रोजन को बेस लेकर जा रहा होगा। ठीक है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है भाई, यही हो रहा है। ठीक है, तीनों तरफ सेम चीजें कर लेंगे, फिर बताऊंगी भाई क्या डिफरेंस आ रहा है। यहां पर भी सेम चीज बना लो। क्या हो रहा होगा, X जा रहा होगा, और X जा रहा है तो हाइड्रोजन भी जा रहा होगा, और हाइड्रोजन को कौन लेके जा रहा होगा, बेस लेके जा रहा होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, यहाँ पर जो एल्कीन बनती है वो तो बाद में बनेगी, तो एल्कीन को क्यों बना रहे हैं भाई अपन। फिर यहाँ पर आएगा एक और केस जिसमें सेम चीज़ हो रही होगी। क्या हो रहा होगा, एल्यूमिनेशन हो रहा होगा, और साइमल्टेनियसली जहाँ से X जा रहा है उसी टाइम पे हाइड्रोजन भी जा रहा होगा, और हाइड्रोजन को तो एक ही जना लेके जाता है भाई, बेस लेके जाता है, तो वही लेके जा रहा होगा। अब जो चीज़ समझनी है वो ये है कि जब ये सेम चीज़ हो रही है, जब हाइड्रोजन लेकर चल जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा, पॉजिटिव, बार बार बोल रही हूँ, नेगेटिव चार्ज बनेगा। मतलब आप इसको बोल सकते हो एनायन लाइक कैरेक्टर है। कैसे कैरेक्टर है ट्रांजिशन स्टेट में, एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, फिर अगर मैं सेकंड ट्रांजिशन स्टेट की बात करूं तो अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से ये X जा रहा है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा होगा, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, कैटायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हो, कैटायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही है। और आपको पता है जब दोनों ग्रुप एलिमिनेट हो जाते हैं तो आपको यहीं पर साइमल्टेनियसली एक डबल बॉन्ड भी बनता हुआ दिखता है, और ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही है, तो मतलब यहाँ पर एक थर्ड चीज़ भी हो रही है। क्या हो रहा है, एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। कैसी ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिल रही है भाई, एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। अब तीनों की तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही है, इसीलिए अपन ने तीनों को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से अरेंज कर दिया और तीनों चीज़ें बता दी कि जब पार्शियल नेगेटिव आएगा तो बोल देंगे एनायन लाइक कैरेक्टर आ रहे हैं, पार्शियल पॉजिटिव, हालांकि तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही है। मैंने सिर्फ बताने के लिए डिवाइड करा है कि यहाँ पर कैटायन लाइक कैरेक्टर आ रहे होंगे, और एल्कीन भी तो बन रही है भाई ट्रांजिशन स्टेट पे उसी टाइम, तो एल्कीन लाइक कैरेक्टर भी होंगे। मतलब आप इसकी ट्रांजिशन स्टेट जो देखोगे उसमें 3 तरीके के आपको कैरेक्टर समझ में आएंगे, एनायन, कैटायन और एल्कीन लाइक कैरेक्टर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट भी बन गई। ये ट्रांजिशन स्टेट का ये चीज़ तो दिख नहीं रही, तो इसको मैं दूसरे पेन से ही कर देती हूँ। जो यहाँ पर बॉन्ड क्या हो रहे हैं, एल्यूमिनेट हो रहे हैं, उसको मैंने आपको दूसरे पेन से समझा दिया। ये ब्लू से क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर ये बॉन्ड क्लीव हो रहा है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, सब चीज़ें एक साथ हो रही है, और इसको मैंने डिफरेंटली आपको बता दिया कि भाई क्या हो रहा होगा। यहाँ से एल्यूमिनेशन जब हो रहा है और ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो, तो 3 तरीके के कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पर हो सकती है, और वो क्या है भाई, वो चीज़ ये है कि जब अपन यहाँ पर ये करवा रहे हैं तो 2 तरीके के बॉन्ड टूट रहे हैं। एक तो हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लीव हो रहा है, और साथ ही में हेलोजन का बॉन्ड क्लीव हो रहा है। और अपन ने SN2 SN1 में भी बात करी थी कि जब भी आप बॉन्ड को क्लीव कराओगे तो आप बोलते हो कि या तो उसमें क्या हो रहा है, एलिमेंटल इफेक्ट आ रहा है, या फिर क्या बोलते हो, या फिर उसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट आ रहा है। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब है, आइसोटोप किसके होते हैं, हाइड्रोजन के, तो मतलब अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप है तो CH बॉन्ड टूटने पे वो होगा, और CH बॉन्ड टूटेगा तो उससे कोई आइसोटोप भी हो सकते हैं, तो तब जो इफेक्ट लगता है उसको बोलते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। और क्योंकि एक ही रिएक्शन में सब कुछ हो रहा है, वही रेट डिटरमाइनिंग हो गई। अगर एक ही स्टेप हो रहा है तो यही तो स्टेप RDS हो जाएगा। अब RDS में तो दोनों ही चीज हो रही है, ये वाला बॉन्ड भी टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड भी टूट रहा है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज प्रेजेंट। और साथ ही में जो CX बॉन्ड टूटता है उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, एलिमेंटल इफेक्ट, वो भी प्रेजेंट है क्योंकि CX बॉन्ड भी टूट रहा है, तो एलिमेंटल इफेक्ट इज
प्रेजेंट, दोनों ही इफेक्ट प्रेजेंट हैं। मैं ब्रैकेट में बता देती हूँ भाई क्या होता है, क्योंकि जब पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये होता है CH बॉन्ड का टूटना और ये होता है CX बॉन्ड का टूटना, ठीक है। जब CH बॉन्ड में आइसोटोप आ जाते हैं तो इसे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट बोल देते हैं। CX बॉन्ड के टूटने में जो इफेक्ट लगते हैं इसको बोलते हैं एलिमेंटल इफेक्ट। तो यहाँ पर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट और एलिमेंटल इफेक्ट भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो गई E2 की। तो क्या अपन E1 पे चले? अब E2 को अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है, तो क्या E1 की बात कर ले भाई? तो आइए समझते हैं E1 मैकेनिज्म को भी। किसको समझते हैं बच्चों? E1 मैकेनिज्म को भी, ठीक है। E2 के बारे में ही बात करी गई है कि E2 में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटायन भी हो सकता है, या फिर उसमें अनायन लाइक कैरेक्टर भी हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है उसमें एल्कीन लाइक कैरेक्टर भी हो सकते हैं। और अगर कार्बोकेटायन बनेगा तो आपको पता है ये रीअरेंजमेंट होती है। तो आइए बच्चों E1 मैकेनिज्म को समझते हैं। इसमें देखो E1 मैकेनिज्म में क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर देखो OH ग्रुप दे रखा है और यहाँ पर एक H+ का सोर्स डाला है। H+ क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा। ऑक्सीजन प्रोटोनेट होता है तो आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में तो प्रोटोनेशन हो रहा है, सेकंड स्टेप में ये जो प्रोटोनेशन हुआ है वो चला जाएगा। आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर अगर प्लस दे दो तो वो क्या करता है, जाना चाहता है, बोलता है मैं प्लस प्लस छोड़ के जा रहा हूँ, और प्लस तो भाई फिर जो पास वाला कार्बन है उसी को लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो स्टेप में होता है वो होता है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। क्या हो रहा है? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है भाई, देख लो, कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। और अब क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप, इसके बाद जो स्टेप आता है उसमें कार्बोकेटायन पे आपने एक बेस डाला और फिर यहाँ पर एल्कीन बन रही है। मतलब एल्कीन यहाँ पर 2 स्टेप मैकेनिज्म है। क्या है? 2 स्टेप मैकेनिज्म। तो आइए समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि अपन अल्कोहल की बात कर रहे हैं इसीलिए उसको प्रोटोनेट करवा रहे हैं। अगर हेलोजन के रिस्पेक्ट में समझेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, हेलोजन के रिस्पेक्ट में तो वहाँ पर सिर्फ X बॉन्ड टूटेगा, X बॉन्ड टूटेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा। और अगर OH बॉन्ड की बात होगी तो पहले वो प्रोटोनेट होगा, वो निकलेगा और पॉजिटिव किस पे छोड़ के जाएगा, कार्बोकेटायन पे। तो आइए बात करते हैं E1 मैकेनिज्म की। किसकी बात करते हैं बच्चों? E1 मैकेनिज्म की। E1 मैकेनिज्म में क्या होता है भाई, ये अपन को पता है कि यहाँ पर 2 स्टेप मैकेनिज्म होती हैं। मतलब जरूर से यहाँ पर क्या हो रहा होगा, जो सबसे पहला स्टेप है उसमें कार्बोकेटायन बन रहा होगा। कार्बोकेटायन अभी देखा अपन ने, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा है फर्स्ट स्टेप में। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपका सी बॉन्ड है, मतलब एल्केन है, उसमें एक हेलोजन है और यहाँ पर क्या है, एक आपको H दिया हुआ है और यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी को आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर वैलेंसी है। अब सबसे पहले क्या होगा, ये जो X है ना ये हटेगा, X बॉन्ड का क्लीवेज होगा सबसे पहले, और X बॉन्ड हटेगा तो आपको पता है यहाँ पर कार्बोकेटायन बन जाएगा। क्या बनेगा भाई? कार्बोकेटायन बनेगा। और कार्बोकेटायन बनते ही सोचना समझना कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि कार्बोकेटायन बनते ही रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है? कार्बोकेटायन बनते ही रीअरेंजमेंट होता है। और फिर स्टेप 2 में यहाँ पर आप बेस डालोगे। वहां पर बेस और हेलोजन दोनों साथ में हट रहे थे, यहाँ पर स्टेप 2 में आप बेस डालोगे, बेस अटैक करेगा। और बेस तो भाई, बेस को कुछ नहीं चाहिए, बेस लालची नहीं है कि पॉजिटिव देखा तो भाई इधर आ जाओ उधर आ जाओ, नहीं, बेस को अपना हाइड्रोजन चाहिए और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। बेस आएगा, बेस को चाहिए हाइड्रोजन, वो लेकर जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या क्रिएट कर जाएगा, हाइड्रोजन हटते ही क्या आता है, नेगेटिव आता है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं और उसी वजह से आपको यहाँ पर एल्कीन देखने को मिल जाती है।
उसी वजह से क्या देखने को मिलती है बच्चों, एल्कीन देखने को मिल जाती हैं, जो अपन ने वहाँ पर डायरेक्टली एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्म में बनाया था। इवन में अपन को 2 स्टेप करने पड़े उसी प्रोसेस के लिए। सबसे पहले एलिमिनेशन होगा किसका, एक्स का, और आपको पता होना चाहिए बच्चों, जब एक्स का एलिमिनेशन होता है तो वही आरडीएस कार्बोकेटायन का जब जब बनेगा वही आरडीएस होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब जो रेट को डिटरमाइन करेगा वो यही स्टेप होगा, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा स्लो होता है और ये रिएक्शन हमेशा फास्ट होती है, क्योंकि जो स्लो चीज है वही तो डिपेंड करेगी, उसी से तो पता चलेगा कि कब रिएक्शन हो रही है। ये तो फटाफट हो रहा है, तो यही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग हो जाएगी। तो आइए जब बात करते हैं इवन के पॉइंटर्स की, अगर मैं बात करूं इवन मैकेनिज्म में अपन को स्टार पॉइंट्स लिखने हैं तो क्या क्या हो जाएंगे भाई, वहां से जैसे E2 के लिए लिखे थे सेम यहाँ पर करना है, बस पॉइंट्स को जो अपन ने मैकेनिज्म पढ़ा है उसके हिसाब से उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। जैसे अगर मैं इवन के लिए बात करूं तो सबसे पहला स्टार पॉइंट क्या हो जाएगा, कैसा मैकेनिज्म है, 2 स्टेप मैकेनिज्म, तो सबसे पहला स्टार पॉइंट हो गया 2 स्टेप मैकेनिज्म। कैसा मैकेनिज्म है बच्चों, 2 स्टेप लग रहे हैं, और साथ ही में यहाँ पर एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है जो कि है कार्बोकेटायन। तो आप क्या लिख दोगे, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। अगर कार्बोकेटायन बन रहा है मतलब इसका रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, तो साथ ही में यहाँ पर आ गया रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटायन का भाई है भैया, ये कार्बोकेटायन के आते ही टपक जाता है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। E2 क्या था, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म था, वहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा था। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से एक इंटरमीडिएट देखने को मिलता है जो कि है कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन के आते ही रीअरेंजमेंट भी टपक जाता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोकेटायन से रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अगर इसकी रेट की बात करें बच्चों, अगर यहीं पर अपन रेट भी लिखना चाहें, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ उसकी रेट, तो अगर रेट की अगर बात करेंगे बच्चों, अगर इसकी रेट की बात करें तो रेट क्या होती है, सिर्फ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से डिसाइड हो जाती है। वहाँ पर तो एक ही स्टेप था, तो वहाँ पर इसलिए 2 चीज़ों पर रेट डिपेंड कर रही थी। अब यहाँ पर सिर्फ ये CX बॉन्ड का क्लीवेज ही रेट बता रहा है, तो रेट का अगर बात करें तो वो सिर्फ CX पे ही डिपेंड करेगी। बेस तो यहाँ पर फास्ट स्टेप है, इस पर रेट का कोई असर नहीं पड़ रहा, तो ये यहाँ पर डिपेंड भी नहीं करेगी। रेट सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड कर रही है, मतलब ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, और इसी वजह से इसको नाम क्या दिया गया है, इवन मैकेनिज्म। ये जो नाम दिया गया है ना बच्चों इसको इवन मैकेनिज्म, ये 1 किसके लिए है, ये 1 है क्योंकि इसकी जो रेट है वो एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट है। तो आप यहाँ से इसकी जो रेट रिएक्शन है उसको भी लिख सकते हो, रेट एक्सप्रेशन को भी लिख सकते हो, जो कि क्या आती है, रेट यहाँ पर सिर्फ RX पे डिपेंड करती है, बेस पे डिपेंड नहीं करती। रेट एक सिंगल स्टेप पे डिपेंड कर रही है, सिंगल चीज़ पर डिपेंड कर रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो इवन मैकेनिज्म होता है वो कैसा होता है भाई, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें एक ही चीज़ पे ये डिपेंड कर रहा है। एक ही चीज़ क्या है, और वो CX बॉन्ड का क्लीवेज। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन नहीं भैया, क्या है, एलिमिनेशन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। और अगर ऑर्डर की बात करूँ तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक ही चीज़ पे रेट डिपेंड करती है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और बच्चों यहीं से अगर मैं इसके प्रोडक्ट के बारे में कुछ बात करना चाहूँ तो सेम चीज़ है, एल्कीन बन रहा है, मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, सेटजेफ प्रोडक्ट डोमिनेट कर रहा होगा ओवर हॉफमैन। सेटजेफ डोमिनेट ओवर हॉफमैन, सेटजेफ डोमिनेट हॉफमैन की तरफ करता है, इसका मतलब मैंने बता दिया है। सेटजेफ क्या होता है, ऐसा एल्कीन जो क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड, और हॉफमैन होता है ऐसी एल्कीन जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। कैसी एल्कीन, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो अपन ने यहाँ पर पॉइंट देख लिया कि कार्बोकेटायन बन रहा है, यूनिमॉलिक्यूलर है, रेट एक्सप्रेशन क्या है। तो आइए समझते हैं इसका PE डायग्राम। PE डायग्राम क्या होता है भाई, पोटेंशियल एनर्जी का जो डायग्राम होता है। अगर उसकी बात करूँ बच्चों
यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आइए उस चीज़ को समझते हैं कि भाई यहाँ पर बेस पहले क्यों आ रहा है, उस चीज़ को भी समझो। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो यहाँ पर आपको एल्केन दिया जाता है उससे पहले ही क्या होता है, पहले तो यहाँ पर क्या है, इंटरमीडिएट बन रहा है। तो आपको पता है जब जब इंटरमीडिएट बनता है तो उसके लिए एक डाउनफॉल आना ज़रूरी है, और डाउनफॉल आता है और यहीं पर पहले ही अल्कीन बन जाती है। मतलब क्या होता है बच्चों, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, मैंने आपको जब ग्राफ पढ़ाए थे SN1 और SN2 के केस में, तो वहाँ बताया था कि जब जो आपकी रिएक्शन की जो एनर्जी है उससे पहले ही, यहाँ पर आपका रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से पहले ही क्या है, प्रोडक्ट बन गया सेम एनर्जी से, तो उन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको और नीचे बना दो भाई, एक तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए बच्चों को कि मैम ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही दिख रहा है, नहीं, इसको क्या कर दो, बहुत नीचे कर दो, मतलब ये बहुत पहले ही बन जाता है। और ऐसी रिएक्शन को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये पूरा प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक का मतलब है यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है उसके लिए आपको एनर्जी को देना पड़ा होगा, कुछ ना कुछ फॉर्म में एनर्जी को देना पड़ा होगा, क्योंकि एंडो का मतलब होता है एनर्जी को देना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों अगर यहाँ पर बात करें अपन किसकी, कि यहाँ पर एलिमेंटल इफेक्ट लग रहा है या फिर आइसोटॉपिक इफेक्ट लग रहा है, तो आरडीएस में कौन इन्वॉल्व है भाई सिर्फ एक्स इन्वॉल्व है, तो CH बॉन्ड की बात नहीं होगी। मतलब यहाँ से आप जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लिख सकते हो, और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा भाई कि यहाँ पर इवन मैकेनिज्म के केस में क्या होता है, आइसोटॉपिक इफेक्ट नहीं देखा जाता, आइसोटॉपिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। तो यही आपका स्टार पॉइंट आ जाएगा, क्या बोल दोगे, नो आइसोटॉपिक इफेक्ट इज प्रेजेंट। कोई आइसोटॉपिक इफेक्ट यहाँ पर नहीं होता, मगर CX बॉन्ड तो टूट रहा है ना यार, वही तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो फिर आपको उसके लिए तो लिखना पड़ेगा। मतलब क्या लिखोगे, एलिमेंटल इफेक्ट तो प्रेजेंट है, तो लिख दोगे एलिमेंटल इफेक्ट इज प्रेजेंट। क्या लिख दोगे कि एलिमेंटल इफेक्ट तो प्रेजेंट है। तो अगर अपन पॉइंट्स की बात करें बच्चों, ओवरऑल E1 और E2 में तो अपन ने क्या समझा है कि E2 जो था वो एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म था, जबकि जो E1 था उसमें 2 स्टेप लग रहे थे। E2 के लिए अगर मान लो इसको समराइज करके लिख ही दे, ये रहा आपका E2 मैकेनिज्म, और यहां पर बात कर लेते हैं E1 मैकेनिज्म की। ठीक है, अगर E2 के लिए लिखोगे बच्चों तो सबसे पहला पॉइंट तो हो जाएगा E2 मैकेनिज्म में कि ये क्या था, सिंगल स्टेप था, जबकि ये क्या था, 2 स्टेप मैकेनिज्म था। ठीक है, यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट ही नहीं बन रहा था, और तो इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, नो इंटरमीडिएट, पर क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। और अगर कार्बोकैटायन बना है तो उसके साथ कौन आता है, रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आधे से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी वो है इनकी रेट। तो अगर रेट एक्सप्रेशन लिखोगे E2 के लिए, E2 में सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, मतलब ज़रूर यहाँ पर RX और बेस दोनों पे ही डिपेंड करेगा क्या, रेट, कि बेस कैसा लिया है और रेट जो आई है वो रेट पे, एक तो बेस कैसा लिया है और किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, इसी के साथ में डिपेंड करेगा कि जो RX बॉन्ड है वो कितना जल्दी क्लीव कर रहा है। सेम यहाँ पर हो जाएगा, अगर रेट की बात करोगे तो यहाँ पर जो RDS था वो सिर्फ CX बॉन्ड का टूटना था, तो यहाँ पर बेस की बात नहीं होगी, सिर्फ RX आएगा और बेस नहीं आएगा, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है यूनिमॉलिक्यूलर और E1 मैकेनिज्म। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा भाई अपना, कि ये होता है ये होता है बायोमोलिकुलर, 2 चीजें इन्वॉल्व है, इसीलिए हैंस
E2 नाम पड़ा है इसका, बायोमोलिकुलर के वजह से ही तो E2 नाम पड़ा है, E2 मैकेनिज्म। और ये क्या होता है, यूनिमोलिकुलर, एक ही चीज है भाई रेट के अंदर, तो यूनिमोलिकुलर, और हेंस इसको क्या बोलते हैं, E1 मैकेनिज्म। ठीक है बच्चों, तो यहां तक अपन ने समझ लिया है E1 E2 के बारे में। ठीक है, तो बच्चों यहां तक अपन ने देख लिया कि E1 और E2 रिएक्शंस में क्या यहाँ पर मेन टॉपिक्स हैं जो डिफरेंशिएशन के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों जो सेटजेफ रूल और हॉफमैन रूल की बार बार बात हो रही थी, तो उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सेटजेफ रूल क्या होता है, व्हेन टू पॉसिबल एल्कीन आर ऑब्टेन्ड बाय द एलिमिनेशन रिएक्शन देन दैट एल्कीन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, ऐसी एल्कीन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप है, वो अगर मेजर प्रोडक्ट आ रही है तो उसी को सेटजेफ बोलेंगे। तो सेटजेफ के लिए क्या याद रखना है, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। क्या याद रखना है, जो ज्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है वही क्या होगी, सेटजेफ होगी। और अगर यहीं पर मैं हॉफमैन की बात करूं तो हॉफमैन के लिए क्या याद रखना है, जो लेस सब्सटीट्यूटेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले एग्जांपल से देखते हैं। इस एग्जांपल में आपको क्या दे रखा है, एक ब्यूटेनॉल दे रखा है, 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, दो तरीके से एल्कीन बन सकती है, या तो जो एल्कीन बने वो इस वाले कार्बन के साथ बने और यहाँ बने, और एक एल्कीन बन सकती है जो यहाँ बने। दोनों ही एल्कीन बना के देख लिया। मान लो अगर मैं इसको 1 2 3 दे रही हूं, तो जब 1 और 2 पोजीशन पे एल्कीन बनी है तो बनेगा हॉफमैन, और जब बच्चों 2 और 3 पोजीशन पे एल्कीन बनी है तो उसको क्या बोलेंगे, सेटजेफ। क्योंकि यहां देखोगे तो एक CH3 ग्रुप, एक CH3 ग्रुप। अच्छा, ये कैसे देखना है, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को सर्कल कर लो, या एल्कीन पे क्या कर दो, ब्रैकेट लगा दो, और फिर देखो कितने कितने एल्काइल ग्रुप है, वही से समझ में आ जाएगा 2 एल्काइल ग्रुप है। और अगर दूसरी वाली एल्कीन की बात करोगे तो इसमें एक सिर्फ आपको ये इथाइल ग्रुप दिख रहा है, इसका मतलब ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। अभी लिखा है मोर सब्स्टिट्यूटेड को क्या बोलोगे, सेटजेफ रूल। तो यही आपका सेटजेफ रूल होता है, और ये वाला क्या होगा, ये हॉफमैन प्रोडक्ट हो गया और ये सेटजेफ प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। जब मैं बार बार बोल रही थी कि सेटजेफ डोमिनेट कर रहा है हॉफमैन में, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है क्योंकि एल्कीन बन रही है, और एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड वाली, सेटजेफ वाली क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। हॉफमैन वाली भी कहीं कहीं पर स्टेबल होगी, उसके बारे में अपन बिल्कुल पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसके बाद क्या है भाई, इसी का मैकेनिज्म दे रखा है और इसी की रिएक्टिविटी ऑर्डर भी दे रखी है। अच्छा, अपन ने क्या करा है, जो पूरा अपन ने जो E1 E2 पढ़ा है वो पढ़ा है RX के फॉर्म में। ठीक है, मगर जो चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले थे वो है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसका मतलब यहाँ पर जब E1 रिएक्शन होती है वो जरूर किस में हो रही होगी, अल्कोहल के अंदर भी हो रही होगी। तो वहीं से बच्चों यहाँ पर आया है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या आया है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जैसे अगर यहाँ पर रिएक्शन की अगर आप बात करो तो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या दे रखा है आपको, अल्कोहल दे रखा है ना, और अल्कोहल से एल्कीन बना रखी है, सेटजेफ वाली और नॉर्मल वाली। मतलब यहाँ पर RX वाला जो अपन ने E1 E2 में पढ़ा है वैसी वाली चीज नहीं हुई है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज क्या हुई है कि पहले जो अल्कोहल है उसका हाइड्रेशन हुआ है, एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसको आप क्या लिख सकते हो, एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और ये किस में होता है भाई, E1 के अंदर। किसके अंदर होता है, E1 के अंदर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो कि आपको देखने को मिलेगा E1 मैकेनिज्म में। E1 जो मैकेनिज्म पढ़ी थी उसी में अपन, क्योंकि अल्कोहल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को कैसे देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक OH ग्रुप दे रखा है, उसमें आप क्या करोगे, H+ डालोगे। H+ डाल के क्या होता है, वाटर बन जाता है। ये वाटर यहाँ से निकलना चाहेगा, इस पे प्लस लगा देगा, क्या बन गया, कार्बोकेटायन। और E1 में क्या बन रहा था, सबसे पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बन रहा था। वहां पर आप क्या कर रहे थे, वहां पर आप एक बेस भेज रहे थे और यहाँ पर आप एक H+ का सोर्स भेज रहे हो। ठीक है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। जैसे ही कार्बोकेटायन बनेगा वही तो दोबारा जो मैकेनिज्म हुआ था वही चीज सेम हो जाएगी। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि कार्बोकेटायन जब अल्कोहल के अंदर बात होगी तो एसिड कैटलिस्ट कोई ग्रुप लेना पड़ेगा बजाय की बेस के।
ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। फिर कार्बोकेटायन बनेगा तो कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट, तो बिल्कुल वो दोनों भाई बहन होते हैं, कार्बोकेटायन आते ही रीअरेंजमेंट आ जाएगा। कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो ये वाले दोनों H और ये वाले दोनों H, तो अल्फा H ज्यादा हो जाएंगे। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को अल्फा हाइड्रोजन से देखा जाता है। ये सब चीजें मैं GOC में क्लियर करके आ चुकी हूँ, इसीलिए बच्चों यहाँ पर आपको डायरेक्टली बता रही हूँ। सेम यहाँ पर हुआ, अगर फिर क्या होगा, कार्बोकेटायन स्टेबल बन गया भाई, बिल्कुल स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया। देखोगे यहाँ पर एक CH3 ग्रुप, यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन वाला ग्रुप, मतलब अगर इसके टोटल अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे तो 3 4 5 अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर इस वाले ग्रुप से कंपेयर करोगे तो इसके पास क्या थे, सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन थे। तो 2 से 5 पे ये चला गया है, ऑब्वियसली स्टेबल हो गया है। और स्टेबल सीट तो सब चाहते हैं, वैसे ही ये स्टेबल कार्बोकेटायन बनने के बाद क्या करोगे, एक प्रोटोन का एलिमिनेशन करा के एल्कीन बना दोगे। वहां पर क्या हो रहा था, जब अपन ने E2 E1 को पढ़ा था तो E1 में देखा था कि हैलोजन निकल रहा था। अब क्योंकि अल्कोहल को पढ़ रहे हैं, अल्कोहल में हैलोजन तो नहीं है, तो यहां से आप एक प्रोटोन को निकालोगे। क्या करोगे बच्चों, एक प्रोटोन को निकालोगे और एक प्रोटोन को निकल के एल्कीन बनेगी। तो एल्कीन यहां पर बन चुकी है, एक बार यहां पर एल्कीन बनी है देख लो, और एक बार कहाँ बनी है, यहाँ एल्कीन बनी है। वही 2 प्रोडक्ट सेटजेफ या हॉफमैन, तो वही उसकी बात हो रही है। अब देखो ज्यादा एल्कील कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ये सेटजेफ प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है, सेटजेफ। तो सेटजेफ को ही अपन डोमिनेंट बताते हैं, इसीलिए मेजर प्रोडक्ट ये बन रहा है। यहाँ पर देखो एल्कीन में क्या है, सिर्फ इथाइल ग्रुप है, मतलब ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये हॉफमैन होगा। और हॉफमैन आपको पता है यहाँ पर क्या होती है, मतलब डोमिनेट कर जाता है उसके ऊपर सेटजेफ, तो सेटजेफ ही यहाँ पर आपका मेजर प्रोडक्ट है। बस यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ जो निकलने वाली चीज है वो हैलोजन नहीं है, और वो क्या है, ये हाइड्रोजन है। या तो ये वाला हाइड्रोजन या ये वाला हाइड्रोजन, वो डिपेंड करेगा, दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे और सेटजेफ को मेजर मानेंगे जो स्टेबल एल्कीन बन रही होगी। पर क्या याद रखना है, जब भी अल्कोहल ग्रुप के लिए बात हो रही हो या फिर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात हो रही हो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो क्या याद रखना है भाई, यहाँ पर सबसे पहले जो भी आप क्या दोगे, ग्रुप दोगे, वो बेस नहीं होगा। बेस की जगह क्या होगा, अगर अपन थोड़ा सा देख ले बच्चों, बेस की जगह यहाँ पर आप दोगे एसिड कैटेलिस्ट, H+ सोर्स वाला कोई एसिड कैटेलिस्ट आप दोगे। एसिड कैटेलिस्ट एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, या फिर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो रहा है, ठीक है, H+ का सोर्स दोगे। H+ के सोर्स से क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा और वही कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन बनता है तो क्या बोलते हैं कि रीअरेंजमेंट इसके साथ वैसे ही आ जाता है, तो कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट कराओगे। रीअरेंजमेंट के बाद क्या करना है, वहां पर अपन X ग्रुप का एलिमिनेशन करवाते थे, यहां पर किसका एलिमिनेशन होगा, प्रोटोन का एलिमिनेशन। H elimination occurs and alkene will form यही हो रहा था, यही सेम चीज यहाँ पर हो रही है। आइए एक बार E1 को भी देख लेते ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अगर मैं E1 की बात करूं बच्चों, अपन ने E1 पूरा पढ़ लिया था, E1 मैकेनिज्म देखो भाई, ये रहा मैकेनिज्म। क्या हुआ था, पहले ये X निकला था, X निकल के कार्बोकेटायन बना था, फिर बेस दिया था और बेस H+ को लेके गया था और एल्कीन बना था, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, पहले क्या निकला था, यहाँ पर हेलोजन निकला था, जबकि अगर अपन अल्कोहल के केस में E1 करवाएंगे तो क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या होगा, एक एसिड कैटलिस्ट आप क्या करोगे, यूज करोगे H+ के सोर्स के लिए, जिसकी वजह से वाटर का रिमूवल हो जाएगा, क्योंकि OH तो ऑलरेडी उसमें, तो वाटर का रिमूवल हो जाएगा। वाटर के रिमूवल से कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट होगा, और फिर वो कार्बोकेटायन से क्या होगा, एक H एलिमिनेट होगा और फिर जाकर क्या होगा, एल्कीन बन रहा होगा। जैसा कि इस ग्रुप में आपको देखने को मिल रहा है, सबसे पहले क्या करा, अपन ने OH के साथ में एग्जाम्पल लिया, OH2 बनाया, कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल था तो रीअरेंजमेंट करा, और फिर जाके आपने एलिमिनेशन करा है एक प्रोटोन का। एक प्रोटोन यहाँ से भी हट सकता है, यहाँ से भी हट सकता है, 2 तरीके की एल्कीन मिल सकती है, मगर आपको पता है सेटजेफ एल्कीन विल बी डोमिनेटिंग। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो आप, सेटजेफ एल्कीन विल डोमिनेट, क्योंकि आपको पता है E1 में तो सेटजेफ ही डोमिनेट करती है, तो सेटजेफ एल्कीन विल डोमिनेट ओवर हॉफमैन।
ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि सेटजेफ हॉफमैन की बात कहाँ होगी भाई, एल्कीन के केस में। तो ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अपन ने पढ़ लिया है E1 के अंदर, E1 मैकेनिज्म E2 को डिस्कस कर लिया है। इस चैप्टर में अपन मेनली अल्कोहल के बारे में बात करेंगे, तो अल्कोहल के रिस्पेक्ट में भी E1 को समझ लिया है कि क्या यहाँ पर E1 होगा अगर अपन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात कर रहे हैं। आइए बच्चों अब शुरुआत करते हैं किसकी, अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि क्या है, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पर क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस बन रहा होगा, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, E1CB रिएक्शन। कैसी रिएक्शन बोलते हैं, E1CB रिएक्शन। देखो शॉर्ट में लिख रखा है, E1 पढ़ा, E2 पढ़ा, E1 इन अल्कोहल पढ़ा, और अब आ गया E1CB रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है भाई ये, E1CB रिएक्शन। E1CB रिएक्शन क्या होती है बच्चों, अगर E1CB की बात करें तो यहाँ पर जरूर एक कॉन्जुगेट बेस बन रहा होगा, इसीलिए तो अगर इसके नेम में कॉन्जुगेट बेस इन्वॉल्व है मतलब कॉन्जुगेट बेस बन रहा होगा। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, इसमें भी 2 स्टेप मैकेनिज्म है। सबसे पहले रिमूवल होगा प्रोटॉन बाय अ बेस। अच्छा, वहां पर अपन ने देखा था E1 के केस में क्या हो रहा था, पहले हेलोजन निकल रहा था और कार्बोकेटायन बन रहा था, बस उसी प्रोसेस को उल्टा कर दो। यहाँ क्या हो रहा है, पहले प्रोटॉन निकल रहा है, मतलब आप पहले जरूर बेस को भेज रहे होंगे, बेस को भेजा, देख लो भाई बेस ने क्या करा, यहां से प्रोटॉन को लेके गया। आपको पता है बेस क्या करता है, H+ को लेके चल जाता है, जैसे ही लेके जाएगा इसके ऊपर एक आयन माइनस कार्बन आयन बन चुका है। क्या बना है बच्चों, कार्बन आयन। अब तक जितनी भी रिएक्शन देखी उन सभी में कार्बोकेटायन बन रहा था, एकमात्र रिएक्शन है जिसमें कार्बन आयन बन रहा है SN1 SN2 E1 E2 के अलावा। ठीक है, तो देख लो भाई कार्बन आयन बन चुका है। कार्बन आयन बनने के बाद क्या करोगे, अब यहां से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये क्या है, ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। आपको पता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो स्टेप होता है, तो RDS क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप जब एल्कीन बन रही है वही क्या हो जाएगा, RDS। तो ये बात ध्यान रखनी है। आइए समझते हैं E1CB को एक बार डिटेल में समझते हैं, क्या चीज है भाई E1CB। E1CB ठीक है, E1CB के लिए अगर बच्चों बात करें तो सबसे पहली चीज तो इसके मैकेनिज्म को समझना होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है भाई, कार्बन आयन बन रहा है, तो लिख दो कार्बन आयन फॉर्मेशन। ठीक है, अब कार्बन आयन बन रहा है मतलब आपने बेस भेजा होगा जरूर, तो सबसे पहले वही, यहाँ पर ये C ग्रुप है, X ग्रुप है, यहाँ पर इसकी क्या होगा, H ग्रुप है, और यहाँ पर इनकी वैलेंसीज है 2-2। आपने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले आपने भेजा बेस। बेस को भाई किसी से लेना देना नहीं है, बेस को कोई आगे पीछे नहीं दिखता, बेस को दिखता है अपना हाइड्रोजन और वो इसे लेके गायब हो जाता है। भाई जैसे ही गायब हुआ यहाँ पर H निकला है, H के निकलने से आपको पता है माइनस आएगा, माइनस चार्ज आ गया इस पे, और यहाँ पर ये CX और ये आपका बच गया। अब जो माइनस फॉर्म हुआ है ये स्टेप 2 में क्या करेगा, ये इस X को निकालना चाहेगा, मतलब स्टेप 2 क्या हो जाएगा, स्टेप 2 हो जाएगा बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन बाय एलिमिनेशन ऑफ X। एलिमिनेशन हो जाएगा किसका, X का। मतलब अब जो आपके पास ये मिला है आपको कार्बन आयन इंटरमीडिएट, ये इस माइनस को क्या कर रहा होगा, इस माइनस से इस कार्बन पे अटैक कर रहा होगा और बोल रहा होगा इस X को भेजो भाई, एल्कीन बनाते हैं दोनों मिलकर, और यहाँ पर बच्चों आपकी बनती है एल्कीन। एल्कीन बन चुकी है भाई, बधाई हो, एल्कीन बन चुकी है। और एल्कीन आपको कैसे मिली है, एक कार्बन आयन से मिली है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ एल्कीन बनी है और यहाँ क्या बना था, कार्बन आयन बना था। एकमात्र ऐसा बच्चों अपन ने जो अभी तक मैकेनिज्म पढ़े हैं उसी में से एकमात्र मैकेनिज्म एक ऐसा है जो कार्बन आयन बना रहा है, विच इज़ व्हाट, E1CB रिएक्शन। क्या है, E1CB रिएक्शन। तो आइए इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। अगर अपन E1CB की बात करें तो इसके क्या क्या स्टार पॉइंट होंगे उनकी बात कर लेते हैं भाई। स्टार पॉइंट, सबसे पहला स्टार पॉइंट क्या है, ये एक 2 स्टेप मैकेनिज्म है, 2 स्टेप
मैकेनिज्म। इंटरमीडिएट बन रहा है क्या भाई? बिल्कुल बन रहा है। और भाई ऐसा इंटरमीडिएट बन रहा है जो अभी तक नहीं बना। कैसा इंटरमीडिएट है? कार्बनायन इंटरमीडिएट। इसको पूरा ही लिख लेते हैं, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। भाई कार्बनायन इंटरमीडिएट बन चुका है। देख लो अब क्या होगा, कार्बनायन बन गया है। अब आपको लिखना है भाई इंटरमीडिएट में कोई, ये तो कार्बोकेटायन में होता है रीअरेंजमेंट, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट वाला केस तो होगा ही नहीं। अब तीसरा पॉइंट है इसका कि इसकी रेट किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेट लिखना। रेट से आप सारे के सारे पॉइंट्स लिख सकते हो कि यूनिमोलिकुलर है, कौन सा मॉलिक्यूलर है, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ये सिर्फ रेट से डिटरमाइन हो सकता है। अब अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें बच्चों, तो अपन को पता है कि ये वाला जो था वो फास्ट रिएक्शन थी और ये वाला जो पॉइंट था उसमें स्लो रिएक्शन हो रही थी। और स्लो ही क्या होता है आपका? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब अगर मैं बात करूं रेट की, तो क्या रेट बेस पे डिपेंड करेगी? नहीं भाई, यहां पर तो कोई लेना देना ही नहीं है। रेट किस पे डिपेंड करती है? स्लो स्टेप पे। और स्लो स्टेप पे क्या हो रहा है? सिर्फ ये CX इन्वॉल्व है। मतलब आप रेट के लिए लिख सकते हो कि रेट में कौन इन्वॉल्व है भाई? सिर्फ CX। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एक ही चीज रेट में इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी बच्चों? यूनिमोलिकुलर। किस टाइप की रिएक्शन हो गई? यूनिमोलिकुलर। और यूनिमोलिकुलर के साथ ही आप इसका ऑर्डर भी बता सकते हो। मैंने बताया था ऑर्डर बताने के लिए क्या देखना है, कितनी चीजें इन्वॉल्व है रेट में, वही ऑर्डर बताती है। अगर 2 चीजें हैं तो सेकंड ऑर्डर है, अगर एक ही चीज है तो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट बताऊंगी, वो मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले थे, पर भाई यहीं बता देती हूँ, यहीं लिख लेना इसको नोट्स में भी। सबसे पहला जो स्टार पॉइंट है वो क्या है कि यहाँ पर इवन CB को पहचानना है तो इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मिलेगा। क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है बच्चों? कार्बनायन बन रहा है। कार्बनायन को कौन अच्छे से ज़्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा? कौन कर पाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट टू स्टेबलाइज। किस लिए प्रेजेंट है भाई? ताकि एनायन को स्टेबलाइज कर सकते। इज प्रेजेंट टू स्टेबलाइज कार्बनायन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इवन CB पहचानना है। कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उसी को बोल दोगे इवन रिएक्शन। ठीक है, इवन CB रिएक्शन, सॉरी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो आपको बेस मिलेगा वो पुअर बेस होगा। कैसा बेस होगा भाई? पुअर बेस इज यूज्ड। क्यों यूज किया जाता है पुअर बेस? ताकि वो हाइड्रोजन को लेकर चल जाए। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन को लेकर जाना है, पुअर बेस भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है कि एक तो बेस जो होगा वो पुअर होगा और साथ ही में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी मिलेगा। और यहीं पर बच्चों जो अपना इवन है उसके बारे में अपन ने इवन CB जो रिएक्शन है उसको देख लिया है। पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वर्क कहाँ करता है, क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी? तो जो भी आपके बच्चों फ्लोरीन वाले जो कंपाउंड होते हैं ना, CF वाले, उनमें बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप एक इवन CB का अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं और इवन CB में अपन ने लिया है CF3। जैसे मैंने बताया फ्लोरीन के केस में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो CF3CHCl2 जिसको बोलते हैं डाइक्लोरो ट्राइफ्लोरोइथेन। क्या बोलते हैं? डाइक्लोरो क्योंकि 2 क्लोरीन है, और ट्राइफ्लोरो क्योंकि 3 फ्लोरीन है और इथेन है। आपने क्या डाला? एक पुअर या वीक बेस डाला और उस वीक बेस ने क्या करा भाई? वो वीक बेस सबसे पहले हाइड्रोजन लेकर जाएगा। हाइड्रोजन एक ही के पास है तो इसी का हाइड्रोजन लेके चल जाएगा। हाइड्रोजन जैसे ही लेकर गया CF2CCl2 डायरेक्ट बना रखा है। तो आइए मैकेनिज्म वाइज समझते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप 1 कार्बनायन का फॉर्मेशन। तो जरूर कार्बनायन बन रहा होगा और कार्बनायन के लिए क्या हो रहा होगा बच्चों? यहाँ से एक हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होगा। ये आएगा, इस हाइड्रोजन को लेकर जाएगा और क्या बन चुका है? कार्बनायन बन चुका है। अब इस कार्बनायन क्या करेगा? ये सेकेंड स्टेप में क्या करेगा बच्चों? इस कार्बनायन का क्या होगा? ये यहाँ से बॉन्ड बनाकर डबल बॉन्ड एल्कीन बना लेगा। पर यहाँ पर देखो क्या चीज लिख रखी है? कार्बनायन इज स्ट्रॉन्गली स्टेबलाइज्ड बाय d ऑर्बिटल रेजोनेंस ऑफ क्लोरीन एंड स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट ऑफ
द CF3 ग्रुप। क्या बोला था मैंने, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा जो इस माइनस चार्ज को स्टेबल कर रहा होगा। बिल्कुल दिख गया भाई, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी अटैच है, तो ये क्लोरीन और CF3 की वजह से स्टेबलाइज्ड बन जाएगा। अब क्या होगा, ये जो माइनस है जरूर यहाँ पर अटैक करेगा, इस फ्लोरीन को बाहर निकालना चाहेगा और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, CF2CCl2 एल्कीन के साथ में मिल चुका है। ये आपको बच्चों ये जो रिएक्शन होती है ना E1CB, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको फ्लोरीन वाले केस में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि वहीं पर क्या होगा, ये फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो टूट रहा होगा, CF बॉन्ड क्लीवेज में ही देखने को मिलेगी। तो याद रखना है CF बॉन्ड क्लीवेज में मेनली कौन सी रिएक्शन देखने को मिलती है, E1CB। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और बच्चों इसी के साथ अपने जो ये वाला लेक्चर है वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स पे ये तीनों रिएक्शन डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो अगर अपन देखें कि अगर आप नीट प्रारंभ सीरीज लेते हो तो आपको क्या क्या मिलता है, आपको मिलेंगे नीट के एनोटेटेड PDF, जो यहाँ पर अपन इतने प्यारे प्यारे नोट्स बना रहे हैं ना, वो सारे आपको नीट प्रारंभ बेच लेने के बाद ही मिलेंगे। फिर मिलेगा चैप्टर वाइज CRE, हर एक चैप्टर के 50 to 60 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन कौन से होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर लेक्चर वाइज असाइनमेंट, मतलब लेक्चर के बाद में आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं असाइनमेंट की तरह से। फिर माइनर टेस्ट होता है यहाँ पर हर ऑल्टरनेट संडे पे। फिर अपन एक फुल सिलेबस टेस्ट भी लेंगे, और अगर PYQ सॉल्व नहीं कर रहे हो तो एग्जाम की प्रिपरेशन आदि है, पर PYQ को सॉल्व करते ही क्या होते हैं, अटक जाते हो, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। हर एक PYQ का वीडियो सोल्यूशन भी मिल रहा है। आज के लेक्चर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर देखें तो अल्फा एलिमिनेशन हो गया, E1 E2 हो गया, और साथ ही में बच्चों E1CB भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर E1CB रिएक्शन भी लिख देना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इतनी रेयर है कि इसी से क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, इसीलिए। ठीक है, फिर यहाँ पर है रेट ऑफ E1 और E2, वो अपन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज होगी। ठीक है, तो यहीं पर अपना लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।